हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है फिलहाल बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 8 जेसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 को, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन जीवन संसाधन के बारे में। यानी कुल मिला जुला के जो है वो संसाधन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग का क्लास 8 जेसीईआरटी का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का हो चुका है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज सारा चीज आप लोग को करवाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है। और सभी विषयों को जो है वो प्लेलिस्ट जो है आप लोग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग को जो है वो स्टडी मटेरियल जैसे कि पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह आप लोग को चाहिए तो उसका लिंक भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके अपने क्लास के हिसाब से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से स्टडी मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बिना देर किए जो है वो सेशन को शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर जो है वो भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन जीवन संसाधन के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर होता है। इससे पहले कि आप लोग का काफी जो है हिस्ट्री वगैरह सारा चीज करवाया जा चुका है। आप लोग सब जो सब्जेक्ट में आप लोग का जो है वो लगता है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए तो आप लोग वहां से कर पाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो सबसे पहले तो यहाँ बात आता है कि एक कहानी है, उस कहानी को हम लोग समझेंगे और उस कहानी के थ्रू जो है वो आगे की हम लोग बातों को समझ पाएंगे। ठीक है। और फिलहाल इस चैप्टर में जो हम लोग जो है मेन डिस्कशन होगा वो भूमि के बारे में, उसके बाद मृदा के बारे में और उसके बाद जल के बारे में, और फिर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद वन जीवन, मतलब वन में जो जीव रह रहे हैं और वन जीवन से हम लोग को मतलब वन से क्या संसाधन मिलता है, वो सारे चीज के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिलहाल एक कहानी से, छोटे से कहानी से जो है शुरुआत करेंगे। कहानी ये है झारखंड की। ठीक है। झारखंड का एक छोटा सा गांव है। वहां गांव में जो है बुधनी है ना, एक लड़की का नाम है और अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाइयों के साथ में जो है वो रहती है। मतलब ये कहानी झारखंड का ही है। और झारखंड में एक बुधनी नाम की एक लड़की रहती है और वो अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ में रहा करती है। उसका परिवार जो है जंगल से है ना, उसके जो पास में जो है उसका परिवार जो है पास के जंगल से दातुन, यानी कि उसके बाद पत्ता, जो कि हम लोग पत्ता में जैसे सखुआ का पत्ता भी आ सकता है, और इधर केंदो पत्ते जो जिसको हम लोग जिससे कि बीड़ी बनाया जाता है मे भी। ठीक है। तो लकड़ियां एवं जंगली फलों को जो है, केंद हो गया जंगली फल में, बैर हो गया, जामुन हो गया, ये सभी को इकट्ठा करके जो है वो बाजार में जो है वो बेचकर जो है अपना जीवन यापन को, भरण पोषण को करती है। यानी कि बुधनी एक छोटी सी गांव से जो है वो बिलोंग करती है और वो अपने माता पिता के साथ में रहती है। उसके साथ में जो है 2 छोटे भाई भी हैं। और उसका परिवार का जो पालन पोषण चलता है वो जंगल पर डिपेंड है पूरी तरह से। जंगल में लकड़ियां बेचकर, जंगली फलों को बेचकर, दातुन पत्ता ये सब बेचकर, और उसके जो है वो भरण पोषण यानी कि जो है अपना जीवन यापन को करती है। लेकिन बुधनी भी जो है अपनी माँ की मदद करती है। अभी इसका परिवार जो है उतने सारे काम करते हैं तो बुधनी भी चाहती है कि क्यों ना जो है कि हम माँ का मदद करें। और वो अपनी माँ का मदद के लिए जो है उसका घर परिवार जो है वो आसपास की किसी पथरीली भूमि का, मतलब भूमि में, मतलब उसका जो घर था, ठीक है, एक पथरीला भूमि था, पहाड़ी टाइप में, वैसे जगह में थे। और बरसात के मौसम में मोटे अनाज है ना, बरसात के समय में जो है वो लोग मोटे अनाज में जैसे कि मक्का हो गया, रागी हो गया, ये सब जो उगा पाते थे, जो कि साल भर खाने के लिए नहीं होता था। मतलब जो है कि कुछ दिन के लिए जो है हो पाता था, जो कि मक्का रागी जो उगाया वो सारा चीज। तो ये हुआ बुधनी की कहानी। एक कहानी और भी सुनिए, गुरमीत। ठीक है। गुरमीत कौर जो है पंजाब का एक गांव में रहने वाला जो है, गुरमीत कौर पंजाब के रहने वाली एक गांव में रहती है। और वो गांव की जमीन समतल और उपजाऊ है। यहाँ देखिए कि मतलब जो बुधनी थी उसकी गांव के जो है स्थिति, वहां का जमीन जो है वो क्या था, मतलब पथरीला था। ठीक है। जहाँ की मात्र 2 अनाज, मक्का और रागी जो उगाया जाता था। लेकिन गुरमीत कौर जो है पंजाब की एक रहने वाली लड़की है, जो कि उसका जमीन समतल और उपजाऊ जगह पर है। उसके पिता के पास लगभग जो है 10 हेक्टेयर का एक फार्म हाउस है, जहां की उसने धान, गेहूं, साथ में अन्य उत्पादित जो है आधुनिक विधि से जो है वो फसल को जो है उत्पादन करती है। फार्म हाउस में जो है फलों का एक बागान तथा डेयरी फार्म भी है, और गांव में एक नहर भी है। और गुरमीत प्रतिदिन जो है वो स्कूल जाती है। मतलब यहाँ जो है बुधनी जो है वो स्कूल नहीं जाती थी, माँ का मदद करती थी, और गुरमीत जो है वो प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। और इसके माता पिता काफी जो है वो धनी परिवार से जो है बिलोंग करते हैं। अब यहाँ दोनों में कंपैरिजन का बात आया कि बुधनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थान में रहने वाले हैं। ठीक है। उनके परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर दिखाई दिया है। एक जो है कि गरीबी, मतलब जो पूरी तरह से जो है वो डिपेंडेंट है वो जंगल पर, और खेती बाड़ी से ये सबका कुछ नहीं होता है। ठीक है। मतलब कुछ दिन के लिए जो है वो मक्का रागी से काम चलता है। लेकिन यही विभिन्नता है भूमि की गुणवत्ता। अगर हो सकता है कि उस जगह पर पथरीला भूमि की जगह अगर अच्छा भूमि रहता, मृदा अच्छा रहता, जल रहता, प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन जो है वो विभिन्नताएं के कारण यहाँ ये विभिन्नता देखने के लिए आया है। तो ये इन संसाधन के बारे में हम लोग जो है उपयोग करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ चर्चा करेंगे कि संसाधन का उपयोग के किस तरह से जो है वो प्रयोग में लाया जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग भूमि को जानेंगे, आखिर भूमि जो है होता है क्या होता है। भूपृष्ठ में, है ना, भूपृष्ठ के केवल कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, मतलब जितना भूमि है भारत में या दुनिया में, ठीक है, उसमें से जो है वो 30% भाग जो है भूमि है ना। अगर भूपृष्ठ का पूरा दुनिया का अगर बात किया जाए, पूरा भूमि का बात किया जाए, तो उसका लगभग 30% भाग जो है क्या है, भूमि है। फिर भी जो है भूमि के जो फिर भी इतना 30% भूमि है, फिर भी जो है सभी भूमि जो है आवास योग्य नहीं है, मतलब सभी भूमि में जो है वो घर नहीं बनाया जा सकता है, कहीं पहाड़ है, पठार है, ये सारे तरह की चीजें हैं। तो भूमि और जलवायु के विभिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण में असमान है। मतलब ये देखिए, ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे, जहां समतल भूमि है, जहां जो है वो उपजाऊ भूमि है, जहां लोग खेती कर सके, अपने जो है जीवन यापन को करने जो है वो यापन करने के लिए जो है खेती बाड़ी जो है करके और उसको खा सके, वैसे जगह लोग ज्यादा बसेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि नहर हो गया, शहर हो गया, इन जगहों में लोग जो है ज्यादा बसते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सारी सुख सुविधाएं होती है, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण जो है कहीं ज्यादा कहीं कम है, उसका मेन जो रीजन है वहां का जो भूमि का जो स्थिति है ना, वहां का जलवायु जो है उबड़ खाबड़ पहाड़ी दलदल, ये सारा तरह के चीजें हैं उसके चलते। तो उबड़ खाबड़ स्थलीकृति, पहाड़ी दलदल, मरुस्थल एवं संघनन, वन क्षेत्र विरल एवं निर्जल है। उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों कृषि के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जहां उपजाऊ है, समतल भूमि है, तो कृषि वहां बढ़िया से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या भी जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ? तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, नदी घाटियां वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ की भूमि उपजाऊ होता है, वैसे जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। वैसा इसलिए क्योंकि वहां जो है वो लोगों को जो भी सुविधा चाहिए, जो भी सब्जियां चाहिए, जो भी खाने पीने की चीजें चाहिए, वो सारा चीज मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। उपयुक्त कारकों के परिणाम से ही जो है, जैसे हम लोग समझेंगे राजस्थान के बारे में। हाँ, हम लोग जो है वो राजस्थान के थार मरुस्थल, झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इन जगहों पर जो है जनसंख्या का जमाव कम होता है। रीजन क्या है कि राजस्थान में थार मरुस्थल, वहां पानी का सुविधा नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है और उपजाऊ भूमि नहीं है, केवल बालू वाला जो है। उसी तरह से सारंडा में भी जो है वो जिस तरह के अनुकूल प्रकृति चाहिए वैसा नहीं है। जबकि गंगा मैदान में जो है वो जनसंख्या ज्यादा है। रीजन की यहाँ जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यह है कि यहाँ जो है वो समतल भूमि है, पानी की सुविधा है, ठीक है, और जो है उपजाऊ, है ना, उपजाऊ जो है वो जमीन है यानी भूमि है। तो ये वजह था। अब भूमि उपयोग, थोड़ा सा हम लोग भूमि का उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। हर एक चीज देखिए, भूमि अगर नहीं होगा, भूमि एक ऐसा संसाधन है कि भूमि के बिना कोई काम ही नहीं होगा। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भूमि अगर नहीं है तो उस जगह पर कुछ नहीं। अगर हम लोग को खेती ही करना है, भूमि चाहिए, फैक्ट्री ही बैठाना है, भूमि चाहिए, ठीक है, चलना फिरना है या फिर तो रोड बनाना है तो भूमि में ही बनाएंगे। तो भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। इसका उपयोग विभिन्न कार्य के लिए, जैसे कि कृषि करने के लिए, वानिकी के लिए, खनन करने के लिए, गृह निर्माण, घर बनाने के लिए, सड़क और उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि का जरूरत होता है। किसी भी क्षेत्र का जो है, किसी भी, है ना, किसी का भी जो है वो क्षेत्र भूमि का उपयोग भौगोलिक, धरातल, जलवायु, मृदा तथा मानवीय जनसंख्या प्रौद्योगिकी कारण पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई भी चीज हम लोग को करना है तो उसमें भूमि होना चाहिए, जलवायु अच्छा होना चाहिए, मृदा अच्छा होना चाहिए, जनसंख्या मानवीय मतलब यहाँ जनसंख्या, प्रौद्योगिकी वगैरह चीजें वहां उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जिस जगह का, जिस देश का भूमि अच्छा है, उपजाऊ है, ठीक है, समतल है, तो वो देश आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो मतलब कितना ज्यादा अमीर है देश, कितना जो है वो उसका इकोनॉमी अच्छा है, वो सारा चीज जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। किसके वजह से? तो समतल भूमि, है ना, और उपजाऊ भूमि की वजह से। तो हम लोग देखेंगे विश्व एवं भारत में भूमि का उपयोग का प्रतिशत, पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया का अगर भूमि देखें तो 11% जो है भूमि कृषि योग्य है। वहीं चारागाह के लिए जो है 26%, और जंगल जो है वो पूरा दुनिया में 31%, अन्य चीजें के लिए 32%। वहीं जो है भारत का अगर जगह है तो कृषि योग्य भूमि जो है वो 100% में से जो है 57% जो है वो कृषि योग्य भूमि है। मतलब आधा से ज्यादा भूमि जो है वो खेती के लिए उपयुक्त है। लेकिन चराने के लिए यहाँ 4% है ना। भारत में जो है चारागाह का जो है वो 4% जितना भूमि है उसका 4% ही चारागाह के लिए। और जंगल देखा जाए तो पूरा भारत में जो है वो 32% जो है वो जंगल है, और अन्य काम के लिए जो है वो 17% है। तो ये पूरा दुनिया के और भारत का जो है कंपेरिजन जो है वो कंपेरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। उपयुक्त दी गई सारणी के आधार पर एक दंडालेख बनाइए, और विश्व का दंडालेख मतलब ये होता है आप लोगों को इस तरह से बनाना है ना, और इस तरह से करके ऐसे से दंडालेख बनाना है। ये भारत का दिखाना है, उसके बगल में जो है फिर आपका विश्व का दिखाना है, फिर भारत का इस तरह से बनाना है। तो ऊपर दी गई सारणी के आधार पर एक दंडालेख बनाइए और जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में
भारत की भूमि का उपयोग का तुलना करना है कि देखिए कि दुनिया में जो है वो कितना जमीन जो है वो कृषि के लिए यूज किया जा रहा है, कितना चारागाह के लिए, कितना वन के लिए, कितना अन्य चीजें के लिए। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के निजी भूमि है ना, मतलब मालिक के हिसाब से जो है भूमि जो है वो किसी का प्राइवेट है, निजी है, और सामुदायिक भूमि में जो है बांटा जा सकता है। मतलब कुछ जमीन जो है वो किसी खास व्यक्ति का है और कुछ जमीन जो है वो सरकार का है, मतलब समुदाय का है। ठीक है, इस तरह से। अब आगे बात आता है कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव, देखिए जनसंख्या और उसकी मांग जो है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या भी बढ़ते जा रहा है, उसकी डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन भूमि तो नहीं बढ़ रहा है ना, भूमि तो जितना का उतना ही है, भूमि तो बढ़ नहीं रहा है। आप जैसे मान के चलिए कि एक गांव में जो है या फिर तो एक घर में जो है वो 10 मेंबर है ना, 10 मेंबर जो है वो एक घर में है, तो 10 मेंबर के लिए जो है काफी है ना, जमीन जो है मान के चलिए 1 एकड़ है। ठीक है, 1 एकड़ जो है वो काफी है। हम लोग सपोज दैट मान लिए कि 10 मेंबर है और 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, अब ये मेंबर जो है वो 10 के जगह मान के चलिए 15 हो गया है ना, 15 हो गया, वृद्धि हुआ जनसंख्या में, तो जमीन तो नहीं बढ़ेगा, वो तो 1 ही एकड़ रहेगा। हाँ, अगर खरीद के अगर बढ़ा ले तो अलग बात है, लेकिन खरीदेंगे फिर भी तो किसी और के चीज में कमी होगा ना। जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिसका लोग का जो है वो जिस तरह से मात्रा बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, उस तरह से जमीन भला ही जो है वो खरीद लीजिएगा, लेकिन वो दूसरे के लोग पास तो कमी हो गया ना, तो वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो विशेष यहाँ कहना है मेरा कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ रहा है, लेकिन जमीन ज्यों का त्यों ही है, उसका वृद्धि हो ही नहीं रहा है। तो सीमित भूमि में उपलब्धता के कारण जो है बावजूद इसका उपयोग विभिन्न कार्य के लिए हो रहा है। मतलब जमीन जो है नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या तो बढ़ रहा है, उसका जो है क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन जमीन जितना है बस उतना ही है, उसका तो वृद्धि नहीं हो रहा है। और उतना वृद्धि नहीं हो रहा है, उसके कारण जो है वो भी जो है कि लोगों जो है वो विभिन्न तरह के कार्य को कर पा रहे हैं, है ना। सीमित भूमि उपलब्ध जो है सीमित है, भूमि का जितना भी क्वांटिटी है वो सीमित है, बढ़ नहीं रहा है। इसके बावजूद भी जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारा चीज जो है वो किया जा रहा है। मतलब भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि के भाग में है और दूसरा जो है कृषि प्रयोगों के लिए है और अन्य काम में जो है लाया जा रहा है। बंजर भूमि में जो है पहाड़ आ जा रहा है, चट्टान वगैरह आ जा रहा है, सूखी हुई भूमि आ जा रहा है, मरुस्थल भूभाग, ये सारा चीज बंजर भूमि के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन गैर कृषि कार्यों में जो कृषि का काम नहीं है, गैर कृषि काम यानी कि जैसे कि कृषि से रिलेटेड नहीं है वैसा काम, जैसे मछली पालन हो गया या फिर तो कोई दुकान वगैरह दे दिया है ना, फैक्ट्री खोल दिया गया, तो ये सब जो है वो गैर कृषि कार्य है। तो उसका भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता अनुरूप बस्तियों में जो है निर्माण करने, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, उद्योग धंधा बढ़ावा, औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, क्रियाकलाप आदि का जो है वो कार्य कर रहे हैं। मतलब यहाँ सीधा सीधी अगर देखा जाए कि जिस तरह से दुनिया में जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से जमीन नहीं बढ़ रहा है, और जमीन नहीं बढ़ रहा है उसके बावजूद भी जो है वो जमीनी कार्य पर जो जरूरत है, रोड बनाना, उसके बाद सड़क, ये रेल मार्ग बनाना, उद्योग बढ़ाना, ये सारा चीज तो हो ही रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सब लंबे समय से जो है वो भूमि संरक्षण के साथ साथ इसमें जो है प्रबंध की भी जो है अवहेलना करते आ रहे हैं, और इसके साथ हम भूमि का उपयोग हेतु अनाधिकृत रूप से जो है वो हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि भू संसाधनों को जो है निम्नीकरण को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मतलब निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि भूमि का हो गया है ना, भूमि का हो गया, किसी भी तरह से अगर कटाव बहाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव बहाव हो रहा है, तो वो निम्नीकरण कहलाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है तो वो निम्नीकरण है। तो आज जो है वन भूमि और कृषि योग भूमि बड़े पैमाने पर जो है विनाश हो रहा है। मतलब जंगल भी देखा जाए और उसके बाद जमीन भी देखा जाए, दोनों का विनाश हो रहा है। और इसका बहुमूल्य, और ये जो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है ना, तो इससे जो है बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन को भी जो है वो नष्ट होने की खतरा उत्पन्न हो गया है। और इस कारण से जो है समाज में, पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकती है इस वजह से, है ना। अतः इसका संरक्षण करना, बचाना भी बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए कि अगर जिस प्रकार से जो है भूमि तो सीमित है ना, कृषि भूमि जो है वो सीमित है, और बहुमूल्य जो संसाधन है उसको जो है काफी लोग जो है वो अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और इसका जो है वो नष्ट होने का जो है खतरा उत्पन्न हो रहा है। और इससे समाज, पर्यावरण सभी को जो है वो बहुत काफी जो है गहरा आपदा आ सकता है। इसलिए इसको बचाना काफी जरूरी है, हर एक चीज को बचा के चलना चाहिए भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो संरक्षण के लिए जो है निम्न उपाय कर सकते हैं। आखिर कोई भी चीज, संसाधन अगर सीमित हो तो उसका बचाना जरूरी है, और बचाने के लिए अलग अलग उपाय है ना। उनमें से कुछ उपाय जो है वो ये है कि वन रोपण करेंगे हम लोग, जो जंगल का कटाई वगैरह हो रहा है तो जंगल को खूब ज्यादा लगाएंगे। अति पशु चारण जो हो रहा है, मतलब जो बकरियों, बैलों के द्वारा, गायों के द्वारा जो कि चराया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जा सकता है।
रासायनिक कीटनाशक को, है ना, जो हम लोग जमीन में जो है वो कीटनाशक दवाई छींटते हैं, है ना, घास मरने के लिए, या फिर तो कोई पौधा है, कुछ हम लोग साग सब्जी लगाए उसमें जो है दवाई का छिड़काव करते हैं, उसको कम करना होगा। उर्वरक को जो है कम उपयोग करना होगा। और खनन के बाद जहां खनन किए हैं, कोड़ाई हुआ है, उसको उस जगह पर जो है वो भर देना है, किसी भी जो है वो डस्ट से या फिर तो कोई भी जो बेकार की चीजें हैं उससे जो है उस गड्ढा को जो है वो भरना चाहिए। इन सामान्य उपाय अगर हम लोग करते हैं तो काफी हद तक जो है भूमि का संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है, तो भूमि संरक्षण के और भी तरीके हैं, वनारोपण, जंगल को लगा के, है ना, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक को कम करके, अतिचारण पर जो है वो पशुचारण जो हम लोग चराते हैं उसको कम करके, और खनन के बाद जो है वो जगह को, खाली जगह को जो है वो भरने के बाद। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग भूमि का संरक्षण कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि मृदा क्या होता है। तो भूपृष्ठ का मतलब जो भूपृष्ठ है, मतलब ये जमीन है ना, मान के लिए भूपृष्ठ है, ये जमीन है। अब भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी जो पतली परत है ना, कुछ सेंटीमीटर तक का, है ना, भूपृष्ठ के ऊपरी परत पतली मृदा कहलाती है, जो कि पौधे के लिए, है ना, पौधा उगाना हो, उसकी वृद्धि करना हो, विकास करना हो, उसके लिए जो है वो बहुत जो है वो मायने रखता है। बहुत जितने भी पोषक तत्व है, एक जैसे कि एक इंसान को जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तरह तरह के विटामिन, मिनरल्स वगैरह चाहिए होता है। उसी तरह से पेड़ पौधा का भी चाहिए होता है, जो कि उसको पोषक तत्व, मिट्टी जो होता है ना, जमीन है, उसका कुछ ऊपर, है ना, कुछ सेंटीमीटर तक ही जो है वहां तक से ही मिलता है, नीचे से जो उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टान से प्राप्त खनिज, कणों और जैव पदार्थ से होता है। देखिए, जो मिट्टी बनता है वो बड़ा बड़ा चट्टान है, ये बड़ा सा चट्टान है, तो ये टूटेगा, टूटने के बाद जो है थोड़ा सा चूरन वगैरह होगा, फिर टूटेगा, गर्मी, ताप, दाब बनता है, इस वजह से जो है वो ये मिट्टी बन पाता है। तो चट्टान जो निर्माण होता है, मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिज के कण, जैविक पदार्थ से होता है। ये अक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मृदा का प्रकार स्थलीकृति तथा जो है वो मृदा का उर्वरकता जैव पदार्थ के खनिज के मिश्रण का से जो है निर्धारित होता है। मतलब देखिए कि हाँ, हम क्या बताएं कि मिट्टी जो होता है भूपृष्ठ का जो है ऊपर का कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है, और उसमें जो है वो पेड़ पौधा के जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो उसको मिलता है, जैसे ह्यूमस हो गया, है ना, ये सब ह्यूमस की काफी जरूरत होता है पेड़ पौधा का। ठीक है, नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो नीचे जो है वो उपजाऊ चीज जो है नहीं पाया जाता है, पोषक तत्व पेड़ पौधा के लिए नहीं पाया जाता है, ऊपर में कुछ सेंटीमीटर तक ही पाया जाता है। अब मृदा का निर्माण के कारण, मृदा आखिर बनता कैसे है, तो अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि मृदा निर्माण का मुख्य कारण जो है वो सैल का, है ना, सैल का स्वरूप, मतलब जो पत्थर चट्टान होता है उसका स्वरूप, जलवायु जो हो गया, स्थलीकृति हो गया, जैव पदार्थ की भूमिका हो गया, मृदा संगठन में जो है ये लोग समय समय पर जो है ये सब के चलते जो है वो मृदा का निर्माण होता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग कारक से जो है मृदा बनता है। जिस जगह पर जिस तरह का चट्टान है उसी प्रकार का जो है मृदा बनेगा। ठीक है, जिस जगह काला काला चट्टान है वहां काली मृदा पाया जाएगा ज्यादा, है ना, जहां लाल चट्टान है वहां लाल मृदा पाया जाएगा, इस तरह से। अब मृदा परिच्छेदिका क्या होता है ना, तो मृदा परिच्छेदिका का आप लोग समझने के लिए ये चित्र को जो है अच्छे से देखना होगा। देखिए, इस चित्र जो दिखाई दे गया है, यहाँ मिट्टी का अलग अलग जो है वो जमीन का जो अलग अलग चीजों को दिखाया गया है ना। सबसे नीचे में चट्टान वगैरह है, उससे ऊपर जो है अपक्षय चट्टान, जो चट्टान जो था वो टूट फूट के जो है वो छोटा छोटा हुआ वो, और उससे ऊपर जो है बालू वगैरह, गाद वगैरह ये चीज है, और सबसे ऊपर में, है ना, सबसे ऊपर में जो है ह्यूमस वनस्पति के साथ में जो मृदा होता है वो चीज है ना। ये ऊपर वाला जो है कुछ सेंटीमीटर तक जो है वो किसी भी पौधे के लिए उपजाऊ होता है, उसके नीचे जितना जाएंगे वो बेकार होता है, वो मिट्टी कोई भी काम का नहीं होता है, चट्टान वगैरह रहता है। तो मृदा परिच्छेदिका में क्या होता है कि मृदा की ऊपरी परत के आधार पर चट्टान तक जो है 3 संस्तर होते हैं, जिनका रंग और संगठन अलग अलग होते हैं। मृदा के इन संस्तरों की जो है अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है। मतलब यानी कि अलग अलग जो है दिखाया गया है कि इतना से जो है वो यहाँ से कुछ दूरी तक जो है वो जनक चट्टान है, फिर इधर अपक्षयी चट्टान है, फिर जो है बालू है, फिर ऊपर में जो है कि ह्यूमस वनस्पति, ये सब जो है मृदा है ऊपर में। तो ये अलग अलग जो भाग बांटा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका को प्रदर्शन मतलब दिखाया गया है। इनमें से सबसे ऊपर में जो था वो ह्यूमस था, और ह्यूमस के नीचे, और ह्यूमस जो है वो जीव जंतु और वनस्पति को सड़ने गलने से बनता है। मतलब कोई जीव जो है मर गया, है ना, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा का जो पत्ता है वो गल सड़ गया, उससे जो है ह्यूमस बनता है। और ये मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है ना। ह्यूमस जो है मिट्टी का सबसे उपजाऊ तत्व जो माना जाता है। और आगे जो है हम लोग देखेंगे, झारखंड का ज्यादातर हिस्से छोटा नागपुर पठार के हिस्से में है, जो कि कोयला और दामोदर, ब्राह्मणी, खरकई एवं स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल है, जिसमें जो है कि जल क्षेत्र ज्यादातर झारखंड में है। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा झारखंड में मिट्टी का जो बंटवारा हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, वो कैसा हुआ है। झारखंड ज्यादातर हिस्सों में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कि कोयला हो गया, दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, खरकई हो गया एवं स्वर्ण रेखा नदी, ये सब नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। मतलब नदियां जो है यहाँ से निकलता है, जिनमें जो है जल क्षेत्र, है ना, इसमें जो है जल का क्षेत्र जो है जल काफी अधिक होता है। और झारखंड के अधिकांश भूभाग पर जो है मृदा निर्माण के लिए जो है वो पठारी चट्टान
के अपर्दन से हुआ, मतलब चट्टान के अपर्दन से, चट्टान जो है वो टूट फूट रहा है, उससे जो है मिट्टी बनता है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये लाल मिट्टी ज्यादातर जो है दामोदर घाटी, राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। उसी तरह से अभ्रक युक्त जो मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो ये कोडरमा हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, बड़कागांव हो गया, और मदार पर्वत के आसपास में जो ये मिट्टी पाया जाता है। उसी तरह से बलुई मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये ज्यादातर हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है वो रांची हो गया, पश्चिमी हिस्से में हो गया, और पलामू, संथाल, परगना में जो है ये सब पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम वगैरह में। तो ये झारखंड में कौन सा जगह में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है, वो चीज को हम लोग देख लिए। अब मृदा निम्नीकरण है ना, मृदा निम्नीकरण के बारे में भी बताए होंगे कि मिट्टी का कटाव बहाव है ना, मिट्टी का किसी भी तरह से जो है कटाव बहाव अगर हो रहा है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है, तो वो मृदा निम्नीकरण या मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो मृदा निम्नीकरण को हम लोग देखेंगे जब मिट्टी का उत्पादकता घटती है। ठीक है, मिट्टी का जो है उत्पादकता घट गया है, ऐसे में मृदा का निम्नीकरण होता है। मतलब जैसे कि मिट्टी जो है यहाँ शुरू में देखिएगा कि मतलब कोई जमीन है, वो जमीन के टुकड़ा में काफी अच्छे उपजाऊ हो रहा है, मतलब वहां कुछ हम खेती लगाए तो काफी जो उपजाऊ हुआ, लेकिन उसमें जो है धीरे धीरे उपजाऊ कम होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग मृदा का निम्नीकरण कहेंगे। और सामान्यतः जो मृदा निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपर्दित होता है ना, मृदा अपर्दन मतलब एक जगह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चला जा रहा है, ऐसे होता है, तब जो है मृदा निम्नीकरण होता है। फिर से एक बार समझिएगा कि मृदा निम्नीकरण क्या होता है। तो मृदा में उपजाऊ का कमी होना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। और मृदा निम्नीकरण तभी होता है जब मृदा का अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब क्या होता है कि एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चला जा रहा है, तो इसको मृदा का अपर्दन कह रहे हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कैसे? पानी बहा के ले जा रहा है या हवा उड़ा के ले जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मृदा का अपर्दित हो रहा है। और मृदा जो है वो जल में या फिर तो जल के अभाव से जो है, अथवा मृदा का जल प्रदूषण हो सकता है। देखिए, अब मृदा अपर्दन हुआ है तो मृदा में जल का अभाव हो सकता है मृदा अपर्दन से, या फिर तो जल में जो है वो मृदा में जो है वो जल का प्रदूषण भी हो सकता है। इस तरह से चीजें। अब मृदा निम्नीकरण में क्या क्या किस वजह से मृदा निम्नीकरण हो पा रहा है? तो वनोन्मूलन है ना, जंगल का कटाई होगा तो मृदा जो है वो निम्नीकरण होगा। अति पशुचारण की वजह से, रासायनिक उर्वरता और कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, अत्यधिक उपयोग से, वर्षा का दोहन से, और भूसंकलन, ये सब वजह से जो है मृदा का निम्नीकरण हो पाता है। अब मृदा को निम्नीकरण हो रहा है, कोई भी चीज को जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको बचा कैसे सकते हैं हम लोग? तो मृदा निम्नीकरण को जो है संरक्षण कर सकते हैं। पहला तो समोच्च रेखीय जुताई। ये किस तरह का जुताई होता है? मतलब खेत को जोतने के लिए जो है वो तरीका को चेंज करने। ठीक है, इसमें जो है कि इस विधि में ढालू क्षेत्र में जो है वो समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाले जो है ना, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाओं पर बांध मेड़ बना के, और एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भाग में जो है वो बदल दिया जाएगा, जिसके कारण जो है पानी एक साथ में जो है कटाव न कर सकेगा, और विभिन्न स्थान पर जो है वो समाता जाएगा। मतलब समुच्च रेखीय जुताई करके जो है, यहाँ देखिए कि किस तरह से समुद्र रेखीय जुताई किया गया है। जो समतल है ना, उसको जो है कि बांट दिया गया, कि मतलब इतना सा आर बना दिया, फिर नीचे आर बना दिया, फिर इस तरह से धीरे 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 नीचे ले जाया गया है। दूसरा कारण जो है हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं? तो रक्षक मेखलाएं है ना। रक्षक मेखलाएं क्या होता है? यहाँ चित्र एक दिखाया गया इस तरह से है ना, इस तरह से जुताई करके। रक्षक मेखलाएं क्या होता है? तो इसमें जो है कि तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष लगा देंगे। ठीक है, साइड साइड में देखिए तो वृक्ष लगा हुआ है। ऐसे में जो हवा तेजी से नहीं आएगा, और तेजी से जब हवा नहीं आएगा तो ये मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो इससे जो है मृदा को जो है हम लोग बचा सकते हैं, और उनको बचाया जा सकता है। जो ऊपर का जो उपजाऊ मृदा है उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा मरुस्थलीय का भी विस्तार भी रोक लगाया जा सकता है। मतलब जो मरुस्थल है वहां जो है बालू जो है एक जगह दूसरी जगह चला जाता है, उड़ के, या मिट्टी चला जा रहा है, तो ये पेड़ पौधा रहेगा तो इसको उड़ के जाने दे ही देगा दूसरी जगह। तो इस तरह से हम लोग बचा पाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा वजह है कि फसल का आवर्तन। भूमि के एक टुकड़ा में विभिन्न फसल को अलग अलग जो है तरीके से लगाना चाहिए। जैसे कि धान अथवा गेहूं के बाद जो है उसमें दलहन या चारे का फसल लगा देना चाहिए, अथवा गेहूं द्वारा जो है मिट्टी का नाइट्रोजन अवशोषित करने के बाद उसमें मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाता है, तो उसके जगह पर दलहन अथवा चारे का फसल लगाया जा सकता है, जिसमें गांठ होता है। और गांठ में जो है राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया होता है, जो कि वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन ग्रहण करके जो है मिट्टी को स्थिर करता है, इससे मिट्टी का उर्वरकता बरकरार रहता है। जैसे हम लोग धान वगैरह लगाए, ठीक है, धान वगैरह लगाए, गेहूं वगैरह लगाए, तो वहां से जो है वो नाइट्रोजन मिट्टी से कम हो जाता है। अब नाइट्रोजन बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो ऐसा फसल लगाना होगा कि जिसमें गांठ रहता है, जैसे मक्का हो गया है ना, इसमें गांठ रहता है, और आलू वगैरह हो गया, इसमें गांठ रहता है। तो ये सब फसल को लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरिया काम क्या करता है? तो वो जो है गांठ में घुस जाता है, और उसके बाद वायुमंडल से क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन को लेता है, और नाइट्रोजन को लेने के बाद वो अंदर मिट्टी में चला जाता है, और पेड़ पौधा को नाइट्रोजन देता है, और इसके बदले में पेड़ पौधा उसको जो है, या फिर तो पौधा जो है उसको रहने के लिए घर देता है। इस तरह से नाइट्रोजन को मिट्टी में बना के रखा रहता है राइजोबियम की वजह से। नेक्स्ट है कि नियंत्रित पशुचारण। जो पशु जो चराते हैं इसको कंट्रोल करके जो है हम लोग भूमि निम्नीकरण, भूमि मृदा अपरदन को
बचा सकते हैं। इसके तहत जो है वो पशुओं को चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए कि इतने ही में जो है पशु को चराना है, और अलग अलग तरीके अपनाने से जो है घास का वृद्धि होता है, और घास का जब वृद्धि होगा तो मृदा क्षरण भी नहीं होगा, मतलब मिट्टी जो है बहेगा नहीं। घास क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ रहता है तो बहने नहीं देगा। अब नेक्स्ट आता है कि मृदा, झारखंड में मृदा का अपरदन। झारखंड में मृदा का अपरदन कैसे होता है, तो अधिकतर झारखंड में मृदा का अपरदन जो है बहुत बड़ा समस्या है ना। यहाँ देखिएगा कि बरसात के समय में काफी जो है वो सड़क वगैरह रहता है ना, उसमें भी जो है कि गड्ढा बन जाता है, जो डहर हम लोग बोलते हैं, छोटा सा जंगल जंगल वगैरह में रहता है, वो भी जो है वो पानी बहते बहते वहां जो है काफी गड्ढा वगैरह ये सब तरह से हो जाता है। तो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही, जबकि पहली बारिश होता है, पहली बार वर्षा होता है, तो उस समय किसान के खेत जुताई करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जो है वो जुताई किया गया खेत सूख जाता है, और तेज हवा चलता है तो मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। भारी वर्षा होता है तब भी पानी अपने साथ में मिट्टी को बहा के ले जाता है। इस तरह से जो है झारखंड में मृदा अपरदन का अत्यधिक जो है इसी वजह से होता है, और ये बहुत ही जो है वो आम है झारखंड के लिए इस प्रकार के अपरदन, जिससे मिट्टी का ऊपरी सतह बहकर किसी भी तरह से बहकर, कटकर, या फिर तो उड़कर कहीं दूसरे जगह चला जा रहा है, तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। और झारखंड में ये चादरी अपरदन गंभीर समस्या, और इस अपरदन का नाम दे दिया गया है चादरी अपरदन, मतलब ऊपर वाला चीज जो है, ऊपर का जो मिट्टी उड़ के जाता है उसको। और तीव्र पठारी और ढालों वाले क्षेत्र में जल का वेग अत्यधिक होता है, उसके चलते से मतलब ढलान क्षेत्र है वहां पानी जोर से नीचे की ओर जाता है, ऐसे में भी जो है वो कि बहुत सारा मिट्टी को लेके अपने साथ में चला जाता है। तो इस तरह से जो है वो मिट्टी के बारे में हम लोग अभी तक जाने हैं। अब और जब जानेंगे वो जल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जल, ये जल क्या है। तो जल जो है एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय बोला जाए तो आप लोग पहला चैप्टर में बताए होंगे कि ऐसा संसाधन है ना, ऐसा संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा बन जाता है, हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि जल नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद ये फिर से बन जाता है, फिर भी जो है वो जल का कमी हो रहा है, ठीक है, देश में जो है वो कमी हो रहा है। मनुष्य भोजन के बिना तो रह सकता है ना, 1 महीना तक रह सकता है, लेकिन परंतु जल के बिना 1 सप्ताह भी जो है वो जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है ना। वायु के बिना हम लोग जैसे सांस रोकिए तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 मिनट के बाद जो है कि हम लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जल जो है वो 1 सप्ताह से ज्यादा जल के बिना हम लोग रह ही नहीं जाएंगे, है ना, रह नहीं पाएंगे। और उसी तरह से भोजन के बिना तो काफी दिन तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं। यानी कि वायु के बाद दूसरा जो है जरूरी चीज है मनुष्य के लिए, वो है जल। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर 3/4 है ना, मतलब जो है कि 4 भाग बांट दिया जाए पृथ्वी को, तो उसमें से 3 भाग तक तो पानी भरा हुआ है ना, और इसलिए इसका नाम दिया गया है जल ग्रह, ठीक है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागर से शुरुआत हुआ था, मतलब जो है कि धरती जो है, मतलब धरती में जो जीव रह रहे हैं, जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महासागर में पहले रहा करते थे। महासागर से जो है जीव रहते थे, वहां से जो है वो महासागर में जल का लवणीय है और वहां मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं था, और अलवणीय अर्थात मीठे जल कि पृथ्वी पर जो है उपलब्धता बहुत ही कम है, यानी कि 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग जो है, देखिए यहां समझिएगा कि पृथ्वी पर मान के चलिए अगर 75% जल है ना, 75% में अगर देखा जाए तो 2.7% जल जो है वो क्या है, बिना खारा वाला है, और उसका भी 2.7% का भी 70% जो है वो क्या है कि बर्फ से बना हुआ है, बर्फ से जो है ढका हुआ है। कहाँ, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में, या फिर तो ऊंचे जो जगह है उन जगहों पर। तो अपनी स्थिति के कारण जो है इसका उपयोग मनुष्य बहुत कम कर पाता है। अब बताइए कि 1% लगभग जो है उसके पास अलवणीय जल बचता है। देखिए पूरा पृथ्वी में से 2.7% ही है, 100% में से मतलब 2.7% ही ऐसा है कि अलवणीय जल है, और उसमें से भी जो है कि कुछ जो है क्या है कि बर्फ बना हुआ है। तो उसमें से देखा जाए तो 1% ही जो है कि पृथ्वी में ऐसा पानी है जो कि हम लोग का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि समझा जाए कि 100 लीटर में से 1 लीटर पानी जो है वो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बाकी 99 लीटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब 100 लीटर से हम लोग एग्जांपल ले ही लिए हैं, तो 100 लीटर अगर दुनिया में पूरा मतलब पूरा धरती में 100 लीटर पानी है, उसमें से जो है वो 97% आप लोग मान लीजिए कि ये जो है वो खारा पानी है, ठीक है। बचा 3% लगभग में, तो 3% में अगर मान लिया जाए कि 2% जो है वो तो बर्फ बना हुआ है, अब बचा 1% वो हम लोग का उपयोग के लिए है, इस तरीका से। तो यह भौम जल, यार ये जल जो 1% वो भूमि के नीचे है, नदी में है, झील में है, ये सब जगह वाष्प बन के जो है वो वायुमंडल में उपस्थित है। इसलिए जो है अलवणीय जल पृथ्वी में सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो कीमती माना गया है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर में आता है। मतलब देखिए इसको जल चक्र बोलते हैं। मतलब देखिए कि अलवणीय जल जो है, अलवणीय जल जो है भाप बन के ऊपर गया है ना, अब वहां संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद वही पानी फिर गिरा
नीचे धरती में, और वो फिर जो है बहते हुए समुद्र में गया, और समुद्र से फिर जो है भाप बन के ऊपर उड़ा, और ऊपर उड़ने के बाद फिर जो है वो पानी वर्षा के रूप में फिर नीचे आया। मतलब इसी तरह जो है वो हो रहा है, तो इसको हम लोग जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब जल की उपलब्धता की समस्या, जल जो है पूरा अगर देखा जाए कि दुनिया में तो 75% जो है पूरा जो है वो जल ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो फिर भी जो है कि काहे ना जल का कमी क्यों हो रहा है? तो जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है, इसका आपूर्ति एक निश्चित सीमा है, और पृथ्वी पर जल का आज भी उतना ही आज भी जो है उतना ही है जितना कि आज से 2000 साल पहले था, है ना। पानी उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है ये नीचे की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में देखा जाए जनसंख्या की वृद्धि काफी हुआ है, कृषि का विकास तथा सिंचाई वगैरह जो है हाइब्रिड बीज वगैरह आया है, औद्योगिक तरीका से जो है वो खेती करना, औद्योगिक तथा नगरीयकरण का जो है जल का मांग काफी बढ़ा है। इसके कारण जो है वो पृथ्वी पर जल का कमी हो रहा है। मतलब बोला जाए कि पृथ्वी में जल पहले जितना था उतना आज भी है, लेकिन कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के डेट में जो है वो बहुत सारा जो है उद्योग आ चुका है, नगर आ चुका है, जनसंख्या का वृद्धि हो चुका है, तो काफी जो है वो ये जरूरत में भी जो है बढ़ोतरी होगा, इस वजह से जो है जल का कमी हो रहा है। जल का उपयोग, चित्र में जो है जल का उपयोग कुछ दिखाया गया है, हम लोग क ख जो चित्र दिया गया उसमें देखेंगे। धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में जो है सिंचाई के लिए किया जाता है, या फिर तो सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन, बागवानी के लिए आदि के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस सारा चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ डायग्राम को समझिए कि धरातलीय जल है ना, धरातलीय मतलब जो पृथ्वी के ऊपर में पानी है, उसका उपयोग जो है वो कृषि के लिए 89% किया जाता है। मतलब जो पृथ्वी पर जो है इस तरह से धरातल में जो पानी है उसका 89% जो है वो खेती करने के लिए किया जाता है। उसमें से जो है वो उद्योग में जो है 2% आता है, घर के लिए जो है वो 9%। कौन सा पानी? जो धरातल यानी कि मतलब पृथ्वी के ऊपर में है। ठीक है, और भूमिगत जल का उपयोग है ना। अब ये जो है कि हाँ, भूमिगत जल का उपयोग हम लोग देखेंगे कि कृषि के लिए जो है 92%, उद्योग के लिए 5%, और घरेलू उपयोग के लिए जो है वो 3%। तो इस प्रकार जो है वो जल का बंटवारा हुआ है। अब यहाँ जल जो है, जल भी हम लोग को संरक्षण करना जरूरी है, हर एक चीज का संरक्षण करना है ना। कोई भी चीजें हैं, किसी भी चीज को जो है वो अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है। तो अब हम लोग जल को कैसे संरक्षण कर सकते हैं? तो पहला विधि है कि वर्षा का जल जो पानी गिर रहा है उसको बड़ा बड़ा डैम बना के उसको पानी, जैसे देखिए बरसात में जो पानी गिरता है, पानी गिरा, अगर उसको हम लोग जितना बरसात के पानी को जमा करके रख पाएंगे उतना हम लोग के लिए फायदे है, क्योंकि वो पानी को अगर हम लोग जमा करके रोक के एक जगह नहीं रखते हैं तो बहते हुए कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा, नदी से कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाने के बाद फिर क्या होगा? खारा हो जाएगा। कोई काम का आया समुद्र का पानी नहीं आया। तो वर्षा जल को जितना हो सके हम लोग जो है तालाब, कुआं वगैरह जो बड़ा बड़ा जो है बांध वगैरह बना के रोक पाए उतना अच्छा है। दूसरा जो है धरातलीय जल का संरक्षण, धरातल में जो भी पानी है उसको जो है कम यूज किया जाए। उसके बाद तीसरा, सिंचाई पद्धति में जो है पानी जो है पटाया जाता है खेती वगैरह में, तो उसको चेंजिंग है ना, अंधाधुंध पानी नहीं पटाना है, बल्कि जो है वो उसका परिवर्तन करके कुछ चेंजिंग जो है पद्धति सिस्टम को चेंज कर देंगे। चौथा जो है जल का पुनः चक्रण के लिए, अब मान के चलिए कि कोई जो है कपड़ा धोए है ना, कपड़ा धोने के बाद जो पानी बचा वो पानी को फेंक के ना, बल्कि जो है उसको जो है हम लोग उससे गाड़ी वगैरह धो ले, या घर अगर नीपना है तो उसको उपयोग कर ले, मतलब कहीं जहां जरूरत आ रहा है उसको कर लेना चाहिए। दो भाग का निर्माण करवा के समुद्र का जल का उपयोग करके, समुद्र का जल को जितना हो सके उपयोग किया जाए अच्छे तरीका से। जैसे कि समुद्र का जल कैसे उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो भाप बन के ऊपर गया, ऊपर से जब पानी गिरा तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। अब जल संसाधनों का संरक्षण, अब देखिए कि जल संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो जल संरक्षण का तात्पर्य है कि अनावश्यक उपयोग होने वाले जो है जल को कम करना है, मतलब जो कि बेकार का पानी हम लोग जहां प्रयोग करते हैं उसको कम करना है, और जल स्रोतों को बचाना तथा अवशिष्ट जल को जो पुनः चक्रण करके, मतलब जो अपशिष्ट बेकार पानी है उसको फिर से हम लोग जो उसको रिसाइकल करके उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और जल संरक्षण का ये मुख्य उद्देश्य है ना, कि बढ़ती हुई जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है और बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा किया जा सकता है ना। भावी आने वाला पीढ़ी के लिए भी जो है वो जल का स्रोत बचा के रखना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग हम लोग कदम उठा सकते हैं। वर्षा का जल का संग्रह करना चाहिए, वर्षा का जल को जो है टंकी बना के संग्रह करना चाहिए। वर्तमान समय में इसे सुरक्षित करने के लिए जो प्रमुख तरीका है ना, प्रमुख अलग अलग तकनीक जो है वर्षा जल को जो है बचाने के लिए जो है, इसको जो है हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसके तहत जो है जल को हम लोग प्रयोग कर संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा जो है धरातल जल का संरक्षण करके, है ना। धरातल जल को हम लोग कैसे संरक्षण करेंगे? तो पेड़ पौधा की कटाई कम करके, है ना, मतलब पृथ्वी के अंदर में पानी तभी जाएगा जब बहुत ज्यादा पेड़ पौधा वृक्ष वगैरह लगा हुआ रहेगा तब। ठीक है, तो वृक्ष का जड़ जो है पानी को प्रवाह को रोकता है और अपने अंदर मतलब जो लेके जाता है, धरती के अंदर में जो उसको लेके जाता है, नमी को जो है वो बढ़ा के रखता है, और वर्षा का जल जो है इसका मात्रा बढ़ते जाता है। उसी तरह से सिंचाई का नया नया तरीका करके, बूंद बूंद छिड़काव वगैरह करके हम लोग जो कर सकते हैं, और पानी का रिसाइकल करके। अब जल से रिलेटेड एक जो है कुशलतापूर्वक उपयोग संरक्षण के लिए जो है वो कुछ यहाँ चीजें लिखा हुआ है कि आज विश्व में जल की उपलब्धता एक गंभीर समस्या बन चुका है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका की जो है राजधानी शहर
कैपटाउन की दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। और जल विहीनता का कल्पना जो है मात्र एक भयावह प्रतीत होता है, जो कि आज के संसार का जो है सच्चाई बन चुका है। विश्व को जल की संकट को बचाने के लिए अथक जो है प्रयास किया जा रहा है। सरकार भी जो है कभी कभी घुटना टेक सकती है, मतलब इतना ज्यादा जल का कमी होने वाला है आने वाला समय में। ठीक है, तो जल को अति उपलब्धता बनाए रखने के लिए जन जन को आगे आना होगा, एक व्यक्ति को कहने से नहीं होगा, है ना। तभी जो है आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग जो है वो जल बचा के रख पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को जो है वो क्या करना होगा, तो अलग अलग यहाँ उपाय बताया गया है कि पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी के घड़े का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रेफ्रिजरेटर में होने वाले ऊर्जा की खपत को रोका जा सकता है। साथ में पानी पीने के लिए घड़ा का प्रयोग, कई स्वास्थ्य संबंधी जो है वो लाभ भी मिलता है। घर, विद्यालय, दफ्तर, वर्षा जल छाजन, है ना, अवसंरचना का निर्माण कराना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या भूमि जल के स्रोत जो है बहुत बुरी तरह से जो है प्रभावित कर रहा है ना। हाल में ही हम लोग देखें कि 2023 में जो है घोषणा किया गया है कि हर हाल में शहर में जो है शहरों का भी न हो, इसके लिए आवश्यकता घरों, विद्यालय, दफ्तर, वर्षा जल छाजन आदि का निर्माण करवाया जाए। अलग अलग चीजें जो है यहाँ दिया गया है, आप लोग जो एक बार इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है जल संरक्षण के लिए जो है क्या क्या प्रयास किया गया, तो डोभा का प्रयोग किया गया, है ना। डोभा बनाया गया छोटे आकार का, जो है कि पानी रोकने के लिए, वर्षा जल इसमें कुछ दिनों के लिए जो है वो संरक्षण होकर रहे। जानने योग्य बात हम लोग देखेंगे कि बोतल में, है ना, बंद पानी बेचने के लिए कंपनियां भूमिगत जल को निम्नीकरण के सहायक से जो है इसका जलवंत उदाहरण केरल का जो है वो पालकाड जिले से है। मतलब देखिए कि जो बोतल में हम लोग को पानी मिलता है उसके लिए जो है पानी नीचे से निकाला जाता है, और उसके लिए काफी गहरा 600 से जो है वो फीट, है ना, गहरे बोरवेल खोद दिए जाते हैं, जो कि जितना ज्यादा गहरा अगर नीचे से पानी निकाला जाएगा, पानी के लेयर उतना ही जो है ज्यादा जमीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए इससे क्या होगा, कुआं हो गया, तालाब हो गया, जलाशय सारा सूख जाएंगे। और 300 निवासियों जो है जल संकट जो है यहाँ मतलब झेल रहे हैं केरल में। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, है ना। जल के बारे में जान लिए, मृदा के बारे में जान लिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन के बारे में। तो वनस्पति और वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधा से लेकर छोटे जीव, जितना जीव जंतु है, घास, सारा चीज आता है। पेड़ पौधा से इमारत तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां जरूरत होता है। उसी तरह से प्रकाश, है ना, पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति करते हैं, जिससे कि हम सांस लेते हैं। वनस्पति मृदा को संरक्षित रखते हैं, जिससे कि मृदा में जो है उर्वरकता बना रहता है। और वन जीवन जंतुओं, है ना, वन जो है वो जीव जंतु को जो है वो आश्रय देता है, रहने के लिए घर देता है। साथ ही जो है पर्यावरण का एक परितंत्र संतुलन बना के भी रखता है। और वनस्पति और जो है कि वन जीव विविध प्रकार के जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब देखिए वन जीव से और वन से जो है काफी चीज हम लोग प्रयोग करते हैं, और उनसे अनेक चीज मिलता है। जैसे कि उद्योग के लिए कच्चा माल मिल जाता है, औषधि तथा मिल जाता है, घरेलू उपयोग के लिए प्रमुख वस्तुएं मिल जाता है, शंकुधारी वन से जो है प्राप्त होने वाला मुलायम लकड़ी मिल जाता है, लुगदी, कागज का लुगदी मिल जाता है, फल, है ना, विविध प्रकार के फल, औषधि, तारपीन, तेल हो गया, गोंद हो गया, ये सारा चीज, है ना, जीव से जो है वो मांस, चमड़ा, ऊन, अनेक प्रकार की चीज मिलता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति भी हम लोग के लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है भाई, तो वन से हम लोग को देखिए कि क्या क्या चीज मिला, है ना, कच्चा माल, औषधि वगैरह मिल गया, है ना, मुलायम लकड़ी मिल गया, लुगदी, कागज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी, ये सारा चीज मिलता है। उसी तरह से फल मिलता है ना, औषधि, तारपीन का तेल। वही जानवरों से क्या मिलता है, हम लोग को जानवर से मांस मिलता है ना, चमड़ा मिलता है, ऊन मिलता है, ये तरह तरह की चीजें मिलता है। तो झारखंड में पाए जाने वाले हम दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं मुख्य रूप से, जो कि एक मुख्य उत्पाद होता है और एक गौण उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत जो है वो कौन आएंगे झारखंड में, तो साल हो गया, मेन है ना, सागवान हो गया, शीशम हो गया, सेमल हो गया, खैर हो गया, ये सब कीमती एवं उपयोगी लकड़ियां हैं। ठीक है, और गौण उत्पादक में सीधे हम लोग प्राप्त न करके जो है वो इनडायरेक्ट तरीका से लेते हैं, जिससे डायरेक्ट हम लोग जंगल से नहीं लाते हैं, ये तो डायरेक्ट ले आए ना। मुख्य उत्पाद में जो है साल, सागवान, शीशम, ये डायरेक्ट हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन गौण उत्पाद में डायरेक्ट हम लोग जंगल से नहीं लेते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जैसे कि ला हो गया, मधु हो गया, हम रेशम हो गया, केंद्र का पत्ता हो गया, ये सारा चीज जो है इनडायरेक्ट तरीका से हम लोग लाते हैं। तो ये कुछ भारत का नक्शा है। ठीक है, और यहाँ वन प्राणी अभ्यवन और पक्षी अभ्यवन और नेशनल पार्क जो है वो बताया गया है कि कौन कहाँ है, वो सारा चीज। ठीक है, जैसे कि आप लोग का गोल सर्कल जैसा दिख रहा है, ये जो है वन प्राणी अभ्यवन है ना। पंछी के लिए जो है वो स्टार बना हुआ है, त्रिभुज टाइप में जो है वो नेशनल पार्क है। तो आप लोग सारा का सारा देख लीजिएगा एक बार। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, है ना, भारत में जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलवायु एवं मिट्टी के कारण, है ना, अनेक जगह पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले वनस्पतियों का मुख्य रूप से जो है 4 वर्ग में रखा गया है।
पहला जो वन, उसके बाद घास स्थल, फिर गुल्फ जिसको हम लोग झाड़ियां बोलते हैं, और तीसरा जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ठीक है, जहां भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहां होते हैं वो जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्र में घने जंगल पाए जाएंगे, जैसे कि कांगो बेसिन हो गया जो कि अफ्रीका में है, अमेजन बेसिन हो गया जो कि दक्षिण अमेरिका में है। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होते जाता है, वृक्षों का आकार में भी उसकी संघनता कम हो जाता है। मतलब जहां बहुत ज्यादा पानी गिरता है वहां वृक्ष का आकार काफी बड़ा रहेगा और काफी संघनन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा वहां सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे आकार के वृक्ष और छोटे जो है वो घास उगते हैं। और विश्व में अनेक घास का स्थल का विकास हुआ है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में जो है वो कटीला पाया जाएगा, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जो है कांटा वाला जो है पेड़ पौधा पाया जाता है, वहीं जो है ज्यादा पानी गिरता है वहां बड़ा बड़ा पत्ता वाला पेड़ पौधा पाया जाएगा। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो है वो पौधे की जड़ें जल की खोज में गहरी होती है। मतलब जहां पानी कम गिरता है वहां का पेड़ पौधा का जो है जड़ बहुत लंबे दूर तक जाता है पानी की खोज में। ध्रुवीय प्रदेश में ठंडे के कारण जो है वो छोटे छोटे घास के रूप में जो है वनस्पति उगते हैं, और इसमें जो है मांस और लाइकेन प्रमुख जो है वो घास है। अब उसी प्रकार जो है वो वनों को, है ना, वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर जो है प्रायतः सदा हरित वन, पर्णपाती वन और अनेक तरह से जो है वर्गीकृत किया गया है ना। सदा हरित वन उन्हीं को कहेंगे जहां जिस वन में जो है वो वृक्ष, है ना, वर्ष भर जो है वो किसी न किसी ऋतु में जो है अपना पत्ता नहीं गिराते हैं। मतलब देखिए यहां समझेंगे हम लोग कि वनों की उनकी पत्तियों के गिराने के आधार पर जो है वो बांट दिया गया है। सदा हरित वन किसको बोलेंगे और पर्णपाती वन किसको बोलेंगे, है ना। तो सदा हरित वन उसी को कहेंगे जो कि अपना पत्ता, वृक्ष जो है कभी कभी भी नहीं गिराता है पूरा पत्ता, है ना, थोड़ा थोड़ा करके गिराता है। लेकिन पर्णपाती में क्या होता है कि ऐसा समय आता है जिसके कारण जो है वृक्ष जो है वाष्पोसर्जन, है ना, वाष्पोसर्जन के कारण जो है वो पानी की कमी होता है, और इसके कारण जो है एक समय ऐसा भी आता है कि अपना सारा का सारा पत्ता जो है वो गिरा देता है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वाष्पोसर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ का पत्ता जो है वो कांटा वाला होता है, छोटा छोटा पत्ता वाला पेड़ पौधा पाया जाता है। कुछ जानने वाला बात है, बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड में एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि लातेहार जिला में स्थित है, राष्ट्रीय पार्क है ना। और भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बनाया गया था, मतलब जीव जंतु को बचाने के लिए, है ना। तो पिछले कई दशकों में विश्व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुआ है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग जो है 7 अरब से भी ज्यादा है, और बढ़ती हुई जनसंख्या को पोषक और फसलों के उगाने के लिए वन का विनाश हुआ है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उसको जो है वो भरण पोषण के लिए, खेती करने के लिए जो है वो जंगल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कटा हुआ है। और विश्व भर में जो है वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, मतलब जंगल जो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो जंगल को भी बचाना बहुत जरूरी है। तो जंगल को कैसे बचा सकते हैं हम लोग, तो वन हमारी संपदा है ना। पौधे एवं जंतु आश्रय भी देता है, पौधे और जंतु को, मतलब जिसे जंगल जो है हम लोग का संपत्ति है, और पौधे और जंतु, है ना, दोनों को जो है आश्रय प्रदान करता है जंगल। साथ ही जो है वो पारितंत्र को भी जो है संतुलन बना के रखता है, कौन, जंगल। तो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण जो है वो जंगल जो है वो वहां के पेड़ पौधे, जंतुओं तथा प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो रहे हैं, और बहुत सी जातियां जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, संकट हो रहे हैं, और कुछ तो लुप्त होने के कगार पे भी चले गए हैं, कुछ तो लुप्त हो रहे हैं। वनों को विनाश के कारण जो है अनेक कारण जो है, उसमें से वनोन्मूलन है, मृदा अपरदन है, मृदा निर्माण कार्य, कुछ कुछ नया चीजें बन रहा है, उसको जंगल में आग लगना, ये सब कारण से जो है जंगल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो दावानल वनों का विनाश के एक प्रमुख कारण है। यह समस्या मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में जो है वो विश्व के अनेक भागों में, जैसे कि संयुक्त अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब में जो है वन में आग लगने से जो है घटना घटती है। जो 2019 में जो है अमेजन बेसिन में आग लगा हुआ था। ठीक है, और इससे 1000 एकड़ लगभग जो है वो जंगल खत्म हो चुका था। उसी प्रकार भारत में, है ना, उत्तरी राज्यों में जैसे शिवालिक हो गया, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट में हो गया, ये सब पर्वत में ये काफी समस्या आग लगने का, है ना। इसके कारण जो है ये मुख्य रूप से जो है गर्मी के समय जो टहनिया जो है ना, बांस जो है आपस में टकराता है, उसके चलते जो है जंगल में जो है वो आग लग जाता है। झारखंड में भी इसका जो है वो, झारखंड में भी आग लगता है। उसका मुख्य कारण जो है वो झारखंड में आग लगने का वो है जंगली उत्पाद, जैसे कि शहद हो गया। शहद के लिए जो है लोग आग जला के शहद को जो है वो निकालते हैं। उसी तरह से साल के बीज के लिए जो है आग जला देते हैं। महुआ सबसे ज्यादा जो है, महुआ के समय में जो है पत्ते काफी गिरा हुआ रहता है, उसको जलाने के बाद जो है ताकि वो अच्छा से महुआ चुने, लेकिन उसको जलाने के चक्कर में पूरा पूरा जंगल में ही आग लगा देता है। वनों के कटने से वन्य जीवों की खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, इससे कि वन प्राणियों को प्राकृतिक आवास भी नहीं मिल पाता है, और मानव के द्वारा अनाधिकार शिकार किया जाता है। मतलब जो है कि मनुष्य जो है वो काफी शिकार करने के साथ साथ जो है वो जिसको नहीं शिकार करना है उनको भी जो है लोग मार देते हैं। उसके चलते जो है वो कुछ खास तरह की प्रजातियां का जो है वो कमी आया है ना। वन जीवों का शिकार, जैसे कि पशु का खाल के लिए, चमड़ा के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंख के लिए, सिंग के लिए जो है वो जानवरों को मार दिया जाता है, जो कि ये गैर कानूनी है, ये नहीं करना चाहिए। और इससे जो है अगर इस तरह का पकड़ाता है कोई तो इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कुछ जंतु का शिकार किया जाता है, जैसे चीता का हो गया, शेर का हो गया, हाथी का, ब्लैक बक हो गया, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग वगैरह को जो है वो
शिकार किया जाता है। इसको संरक्षण करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज का संरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। और इसके अब तो आवास भी नष्ट कर दिया गया है ना। अनेक पशु पक्षियां जो है, जीव जंतु को अंधाधुंध जो है शिकार करने से जो है ये विलुप्त होने के कगार पर या फिर तो विलुप्त हो ही गए हैं, है ना। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इनका होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जो है कि केवल धरती में आदमी ही रहेगा, नहीं, धरती सबके लिए है, सब यहाँ सबको रहने का हक है। इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व आदि का स्थापना किया गया है। चित्र में जो 2.8 चित्र में आप लोग को दिखाया गया होगा कि प्रमुख राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य को दिखाया गया। 1972 ईस्वी में जो है इसका अधिनियम जो है उद्देश्य था कि वन जीवों का अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया जाए। 1972 में वन अधिनियम लगाया गया। इसके तहत जो है कि आप लोग जो है कि अब कोई भी जो है व्यक्ति वन शिकार नहीं कर सकता है, वन में शिकार नहीं कर सकता है। और भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। 1973 में बाघों को बचाने के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए जो है रिजर्व का, टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में किया गया था। और इसी के तहत जो है वो वन संरक्षण अधिनियम देश भर में जो है वो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है 1986 ईस्वी में नीलगिरी तमिलनाडु में जो स्थित है, और अन्य जैव मंडल जैसे कि नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, है ना, कंचनजंगा, ये सब स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार जो है वो प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जो है जागरूकता, जैसे कि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, तरह तरह की चीज जो है करके जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर खत्म हुआ है। और इसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग का टाइप हो चुका है, और चैप्टर अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर मेरा आवाज अगर फास्ट है तो आप स्लो करके देखिए, और स्लो है तो फास्ट करके देखिए, ठीक है, ताकि जो है चीजें बढ़िया से समझ में आए। इसी प्रकार हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, पढ़ते जाएंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं और आगे आने वाले क्लास का जो है बेस बना हुआ रहे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।